हेलो दोस्तों। तो पिछली वीडियोस में हमने एपीआईज एंड एपीआई गेटवे की थ्योरी हमने समझ ली थी। अब हम सीधा चलते हैं AWS कंसोल पर। तो हम आ गए हैं AWS कंसोल पर। जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हम एपीआई गेटवे सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो ये एपीआई गेटवे की डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है। यहाँ पर हम नई एपीआई क्रिएट करने के लिए ये बटन हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एपीआई गेटवे कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा हमें ओवरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है। इस डायग्राम को हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारे हैं क्लाइंट्स, बीच में है हमारा एपीआई गेटवे और राइट साइड पे हम सर्वर्स देख सकते हैं। तो क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है एपीआई गेटवे पर, एपीआई गेटवे से वो रिक्वेस्ट जाती है बैक एंड पर, और फिर बैक एंड से वापस रिस्पॉन्स आता है एपीआई गेटवे पर, एपीआई गेट से क्लाइंट्स पर वापस रिस्पॉन्स चला जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें हम देख सकते हैं। सबसे पहले क्लाइंट्स कितने तरह के हो सकते हैं। क्लाइंट्स बहुत तरह के हो सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, आईओटी डिवाइसेस एक्सेट्रा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर दो चीज़ें आपको नई दिख रही होंगी, एक है एपीआई गेटवे कैशे और दूसरा है अमेजॉन क्लाउड वॉच। एपीआई गेटवे कैशे क्या होता है? तो जैसे अगर सपोज करो कि एक ही रिक्वेस्ट अगर बार बार एपीआई गेटवे पर आ रही है और उस रिक्वेस्ट का सेम रिस्पॉन्स बार बार बैकएंड दे रहा है, तो इस केस में हम यहाँ पर उस रिस्पॉन्स को कैशे कर सकते हैं एपीआई गेटवे में। इससे क्या होगा कि एक रिक्वेस्ट अगर बार बार आ रही है, उसका सेम रिस्पॉन्स देने के लिए सर्वर को एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ेगी। उसका जो रिस्पॉन्स है वो एपीआई गेटवे खुद कैशे से लेकर वापस दे देगा। ठीक है, एपीआई गेटवे कैशे हमने क्लियर कर लिया। और अमेजॉन क्लाउड वॉच जो है ये हमारी मॉनिटरिंग में हेल्प करता है। एपीआई गेटवे के रिगार्डिंग जितने भी आपके मैट्रिक्स हैं वो सारे यहाँ पे अमेजॉन क्लाउड वॉच में लॉग हो जाते हैं, जिन्हें आप कभी भी बाद में देख सकते हो डिबगिंग के लिए या फिर जनरल ऑब्जर्वेशन के लिए आप उसे चेक कर सकते हैं। बैकएंड में हम देख सकते हैं कि हमारे पास AWS लैम्डा हो सकता है, EC2 हो सकता है, काइनेसिस, डायनामोडीबी और भी बहुत सारी तरह के हमारे पास डेटा जो बैकएंड है वो हो सकते हैं। ठीक है, अब हम वापस से अपनी कंसोल पर आते हैं। तो अब हम एक नई एपीआई क्रिएट करने के लिए क्रिएट एपीआई बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस स्क्रीन पे हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपीआईज क्रिएट करने का ऑप्शन है, HTTP एपीआई, WebSocket एपीआई, REST एपीआई। अब पढ़ने में मज़ा आएगा क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपीआईज के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। हमने इस सीरीज की पिछली वीडियोस में ये ऑलरेडी कवर कर लिया था। तो थ्योरी पार्ट हम कवर कर चुके हैं, अब सीधा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले एक REST API क्रिएट करके देखेंगे। तो REST API क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस मिलेंगे। एक हम इंपोर्ट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग API को, दूसरा हम स्क्रैच से भी बिल्ड कर सकते हैं। इनको दोनों ऑप्शंस को एक बार एक्सप्लोर करते हैं। तो पहले मैं इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो इंपोर्ट पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास आ गया क्रिएट REST API और यहाँ पर इंपोर्ट ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड है। एक बार फिर से बैक करके देखते हैं। अब मैं क्या करूँगा, REST API में बिल्ड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो अब हमने देखा कि हम वापस से सेम स्क्रीन पर ही रीडायरेक्ट होते हैं। बस अगर आप बिल्ड पे क्लिक करते हो तो न्यू API बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है, और जब आप इंपोर्ट पे क्लिक करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंपोर्ट API वाला ऑप्शन सिलेक्टेड होता है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल API। एग्जाम्पल API में क्या होगा, पहले से ही हमें एक API और उसके एंड पॉइंट्स, कुछ URIs, एक बैकएंड हमें मिलेगा। ये वही एग्जांपल है जो पेट स्टोर वाला एग्जांपल के बारे में मैंने पहले बताया था। AWS ने एक प्रैक्टिस के लिए फॉर लर्निंग पर्पसेस एक API ऑलरेडी प्रोवाइड करी हुई है जहाँ पर हमें पेट्स की डिटेल्स मिलती हैं। ये एक पेट स्टोर का एग्जांपल है, इसमें पेट्स हैं, उनके प्राइस हैं, ID वगैरह उसमें हमें मिलता है। तो उसी पेट स्टोर API की ये स्वैगर डेफिनेशन फाइल है। स्वैगर क्या होता है ये चीज़ मैं आपको आने वाले वीडियोस में डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए इतना जान लो कि स्वैगर एक स्पेसिफिकेशन है जहां पर हम API की डिटेल्स स्पेसिफाई करते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। जैसे कि यहाँ पर JSON फॉर्मेट में हमने स्पेसिफाई किया हुआ है कि कौन कौन से एंड पॉइंट्स होंगे और किस URI पे क्लिक करने से कौन सा मेथड सपोर्टेड है और कौन सा मेथड सपोर्टेड नहीं है, कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड हैं, हेडर्स की रिक्वायरमेंट वगैरह वो सब इसमें स्पेसिफाइड होती है। मैं डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में कवर करूँगा। अभी के लिए इतना जान लेते हैं कि हमारे पास एक बनी बनाई API की डेफिनेशन फाइल है, तो हम इसी को यूज़ करते हैं। तो अब मैं क्लिक करूँगा क्रिएट API पे।
तो हमने API गेटवे पर अपनी पहली API क्रिएट कर ली है। तो इस स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में हमारी रिसोर्सेज लिस्टेड होती हैं। जैसे हम यहाँ पर पेट रिसोर्स को देख सकते हैं, जो कि ये सारे मेथड्स सपोर्ट करता है। अगर मैं पेट्स पर क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पर दिखता है कि हम ये सारे मेथड यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर पेट्स की डिटेल्स हमें दिख रही हैं। ये पेट पाथ जो है ये सारी मेथड्स को सपोर्ट करता है। इन हर मेथड पे हम क्लिक करके उस मेथड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मेथड जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा होगा वो है ऑप्शंस मेथड। ये ऑप्शंस मेथड क्या है? ऑप्शंस मेथड जो है ये कोर्स के केस में यूज होता है। कोर्स क्या होता है? कोर्स इज CORS, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स स्क्रिप्टिंग। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। जैसे आप यहाँ पर बटन देख सकते हो, इनेबल कोर्स। हाँ, इससे हम किसी एक डोमेन से आपकी API किसी दूसरे डोमेन पर है उसको एक्सेस कर सकते हैं या नहीं, इसके लिए कुछ ब्राउज़र प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट भेजता है, वो मैं आपको डिटेल में अगले वीडियोस में बताऊंगा। इस वीडियो में इसको हम कोर्स को इग्नोर करेंगे। हम गेट पोस्ट मेथड वगैरह हैं, इन्हीं का एग्जीक्यूशन वर्कफ्लो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गेट पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने गेट पे क्लिक किया, अब जो स्क्रीन आपको दिख रही है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें यहाँ पर गेट पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर गेट, ये जो पेट्स वाला आपका जो एंड पॉइंट है उस पे गेट मेथड का पूरा एग्जीक्यूशन वर्कफ्लो हम यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। इसमें हमें कुछ कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर आपका है क्लाइंट, ये आपका हो गया बैकएंड। इसके बाद हम यहाँ पे 4 बॉक्सेस देख सकते हैं, 4। तो जो ऊपर वाले जो बॉक्सेस हैं ये दिखाते हैं आपको क्लाइंट से सर्वर तक जाने का सफर। एरोज हैं वो आप देख सकते हो, यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है पहले मेथड रिक्वेस्ट पर, फिर मेथड रिक्वेस्ट से आपकी रिक्वेस्ट आगे जाएगी इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट पर, उसके बाद यहाँ से जाएगी बैकएंड पर। जो नीचे वाले बॉक्सेस हैं ये आपका दिखाते हैं, जो नीचे वाले बॉक्सेस हैं उसमें क्या होता है कि बैकएंड से आपका रिस्पॉन्स पहले जाएगा इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स पे, इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स से आपका जाएगा मेथड रिस्पॉन्स पे, और मेथड रिस्पॉन्स के बाद वो जाएगा क्लाइंट पर। इतना क्लियर है? तो ये आपका पूरा हो गया। रिक्वेस्ट गई बैकएंड पर, बैकएंड ने प्रोसेसिंग करी, उसके बाद इन 2 बॉक्सेस के थ्रू जो आपका रिस्पॉन्स है वो क्लाइंट तक आ गया। अब ये 4 बॉक्सेस करते क्या हैं ये देखते हैं। एक सिंपल रूल याद कर लो कि ये जो रिक्वेस्ट वाले बॉक्सेस हैं इसमें हम हैंडल करते हैं कि क्या आया, और ये जो रिस्पॉन्स वाले बॉक्सेस हैं इसमें हम हैंडल करते हैं कि क्या भेजें। तो थोड़ी देर के लिए कंसोल को बंद करते हैं और एक एग्जांपल से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करो ये आप हो, आप एक क्लाइंट हो और आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो। फिर आप वेटर को बोलते हो कि भाई एक आलू पराठा दे दो, उसमें मिर्च कम डालना और मक्खन एक्स्ट्रा दे देना। अब वेटर क्या करता है, वो सीधा किचन में जाकर चिल्लाता नहीं है कि आलू पराठा बना दो और उसमें मक्खन एक्स्ट्रा डाल देना। वो अपने एक टैब में एंट्री करता है कि इस टेबल का ये ऑर्डर है, उसमें ये आइटम्स हैं और ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन है जो क्लाइंट ने हमें दी है। अगर टैबलेट नहीं है तो वो किसी पर्ची पे लिखता है और फिर वो पर्ची जाती है पीछे किचन में, यानी बैकएंड में। किचन में खाना प्रिपेयर होने के बाद फिर प्लेट पहले वेटर के पास आती है। वेटर चेक करता है कि जो आइटम्स मंगाए थे वही सारे आइटम्स अवेलेबल हैं इसमें और प्रॉपर तरीके से गार्निशिंग वगैरह हुई है या नहीं। उसके बाद वो कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह उसमें करके वो खाना आपके टेबल पर रख देता है। यही पूरा प्रोसेस है AWS API गेटवे का। आप कस्टमर हो यानी कि क्लाइंट एप्लीकेशन, वेटर है API गेटवे, किचन है आपका बैकएंड। बैकएंड में लैम्डा फंक्शन हो सकता है या फिर कोई और सर्विस। और वो हमने 4 बॉक्सेस देखे थे ना, वो इस पूरे प्रोसेस के 4 स्टेप्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। अब वापस से कंसोल पे चलते हैं। ओके, तो हम कंसोल पर वापस आ गए हैं। इन 4
बॉक्सेस पर हम कंसंट्रेट करेंगे। तो पहला बॉक्स है मेथड रिक्वेस्ट। ये हमारी एपीआई का फ्रंट डोर है। रिक्वेस्ट जब आती है तो सबसे पहले मेथड रिक्वेस्ट के पास ही आती है। रेस्टोरेंट के एग्जांपल से अगर हम देखें तो ये वो वाला स्टेप है जहां पर जैसे ही आप एंटर करते हो तो वेटर सबसे पहले चेक करता है। तो एपीआई गेटवे में मेथड रिक्वेस्ट क्या चेक करता है? मेथड रिक्वेस्ट सबसे पहले चेक करता है ऑथराइजेशन, कि क्या इस क्लाइंट को इस एपीआई को कॉल करने का राइट है भी या नहीं। वो चेक करता है कि क्या इसमें कुछ डेजिग्नेटेड IAM यूजर्स ही एक्सेस कर सकते हैं या फिर कॉग्निटो के थ्रू कुछ एप्लीकेशन यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आपके बैकएंड में अगर कस्टम ऑथराइजर है तो उसके हिसाब से जो क्लाइंट है वो ऑथराइज्ड है या फिर नहीं। इन केस ऑफ नो ऑथराइजेशन कोई भी इस एपीआई को कॉल कर सकता है। दूसरा काम ये करता है, ये चेक करता है कि क्या ये रिक्वेस्ट वैलिड है, क्या इसमें स्पेसिफाइड मैंडेटरी पैरामीटर्स या फिर कुछ मैंडेटरी हेडर्स अवेलेबल है या नहीं, इस रिक्वेस्ट की बॉडी सही फॉर्मेट में है या नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करता है। मेथड रिक्वेस्ट की तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये स्पेसिफाई करना कि ये कौन कौन से क्वेरी पैरामीटर्स और कौन कौन से हेडर्स को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर क्लाइंट की रिक्वेस्ट मेथड रिक्वेस्ट में फेल हो जाती है किसी भी वैलिडेशन में, या जैसे कि उसके पास कोई हेडर नहीं है या कोई मैंडेटरी पैरामीटर नहीं है, तो इस रिक्वेस्ट को यहीं पर रोक दिया जाता है। ये रिक्वेस्ट बैकएंड तक नहीं पहुंचती और क्लाइंट को क्या मिलता है, 400 एरर आ जाएगा, बैड रिक्वेस्ट एरर आ जाएगा। इससे आपका जो बैकएंड है वो अननेसेसरी कॉल्स से प्रोटेक्टेड रहता है। अब हम मेथड रिक्वेस्ट की टैब को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, यानी कि ये वाली टैब। इसमें जैसे हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमने एपीआई को इंपोर्ट किया था ना, पेट स्टोर वाली एपीआई, तो उसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो मेथड रिक्वेस्ट की वो हमें यहाँ दिखेगी। तो फिलहाल हम जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑथराइजेशन कोई भी नहीं लगाई हुई। रिक्वेस्ट वैलिडेटर मतलब कौन कौन सी फील्ड्स हम वैलिडेट कर रहे हैं यहाँ पर, कि इनकमिंग रिक्वेस्ट से जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आई है उसमें प्रॉपर हेडर्स हैं या नहीं, वो हम वैलिडेट नहीं कर रहे। क्वेरी पैरामीटर्स या फिर और चीज़ें हम कुछ भी यहाँ पे वैलिडेट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे URL क्वेरी पैरामीटर्स। तो क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स यहाँ पे 2 दिए गए हैं, एक पेज और एक टाइप, और उनकी कॉन्फ़िगरेशन ये है कि ये रिक्वायर्ड है या नहीं। तो फिलहाल दोनों फॉल्स हैं, यानी दोनों ही मैंडेटरी नहीं है। यानी कि पीछे से जो रिक्वेस्ट, यानी क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है मेथड रिक्वेस्ट को, अगर इन दोनों की वैल्यू नहीं मिलती है रिक्वेस्ट में, तो भी वो रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, वो यहाँ पर ब्लॉक नहीं होगी। अगर यहाँ पे हमने कोई भी पैरामीटर रिक्वायर कर दिया होता और उसके बाद यहाँ पर हम जैसे फॉर एग्जांपल पेज अगर रिक्वायर्ड होता और पेज पैरामीटर हमने पीछे से नहीं भेजा होता, तो ये रिक्वेस्ट ब्लॉक कर दी जाती, बशर्ते हमने इसका वैलिडेटर भी एक्टिव किया हो। इसको हम देखते हैं। जैसे कि मैं ऊपर गया, मैंने यहाँ पर, अब मैं एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए। ठीक है, मैंने एडिट पे क्लिक किया। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑथराइजेशन कोई भी नहीं लगी हुई है। इसमें हम ऑथराइजेशन लगा सकते हैं, जैसे AWS IAM। रिक्वेस्ट वैलिडेटर के बारे में मैंने आपको बताया था। हम मैंडेटरी तो आपने अगर किसी पैरामीटर्स को कर दिया, लेकिन अगर आप उसको वैलिडेट ही नहीं कर रहे तो भी रिक्वेस्ट आगे चली जाएगी। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि वैलिडेशन किसी भी चीज़ की नहीं हो रही है। वैलिडेशन के लिए हम 3 चीज़ें यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप बॉडी को वैलिडेट कर सकते हो, बॉडी, क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स एंड हेडर्स, तीनों को आप वैलिडेट कर सकते हो, या फिर सिर्फ क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स एंड हेडर्स को वैलिडेट कर सकते हो। तो जो भी जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर हम देखें URL क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 जो हमने पीछे देखे थे ना, 2 पैरामीटर्स पेज एंड टाइप डिफाइंड थे, वो रिक्वायर्ड नहीं थे। अगर हमें रिक्वायर्ड करना है तो हम इनको चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब जब मैं नीचे गया और मैंने सेव कर दिया, अब आप इस मेथड रिक्वेस्ट को जैसे देखेंगे डिटेल्स, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पेज का इज़ नाउ रिक्वायर्ड। टाइप जो है हमने कुछ भी एडिटिंग इसमें नहीं करी थी, तो ये अभी भी नॉट रिक्वायर्ड है। तो ये चीज़ें हमने मोटा मोटा यहाँ पे मेथड रिक्वेस्ट समझ लिया। अब हम चलते हैं हमारे
सेकंड बॉक्स पर जो की है इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट, यानी कि सेकंड टैब, मैं इस पर क्लिक करता हूँ इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट पे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट की सारी सेटिंग्स हमें दिख जाएंगी। ये वेटर का वो स्टेप है जहाँ पर वेटर हमारा ऑर्डर लेने के बाद उसे अपने फॉर्मेट में किसी स्लिप पर लिखता है या फिर किसी टैबलेट में एंट्री करता है और फिर उसे किचन में सही स्टेशन पर भेजता है। फास्ट फूड का ऑर्डर है तो उसे फास्ट फूड के स्टेशन पे भेजेगा, साउथ इंडियन फूड का ऑर्डर है तो उसे साउथ इंडियन वाले स्टेशन पे भेजेगा। यहाँ पर एपीआई गेटवे डिसाइड करता है कि बैकएंड कौन सा है और रिक्वेस्ट कैसे भेजी जाएगी। तो इसमें जैसे पहली चीज हम देखते हैं इस टैब में, वो है इंटीग्रेशन टाइप, यानी कि बैकएंड कौन सा है। क्या ये कोई लैम्डा फंक्शन है जैसे कि किसी सर्वरलेस ऐप के लिए, या फिर कोई HTTP एंड पॉइंट है, या AWS की कोई और सर्विस एज अ बैकएंड है जैसे कि DynamoDB हो गया, आपका S3 सर्विस हो गई, या फिर ये एक मॉक बैकएंड है, यानी कि कोई असली बैकएंड नहीं है, यहाँ पर हम हार्ड कोडेड रिस्पॉन्स भेजते हैं। एक और चीज यहाँ पे कॉन्फ़िगर होती है वो है एंड पॉइंट URL। ये आपका होता है बैकएंड का एड्रेस, जैसे कि लैम्डा फंक्शन का ARN हो गया, लेकिन इस केस में जैसे HTTP एंड पॉइंट है हमारा बैकएंड, तो यहाँ पर उस HTTP एंड पॉइंट का URL है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट में होती है वो है मैपिंग टेम्पलेट्स। आप इसको ऐसा समझो, ये एक ट्रांसलेटर की तरह है जो बीच में बैठा है। इसको ऐसे समझो कि सपोज क्लाइंट ने जो भी रिक्वेस्ट भेजी है वो रिक्वेस्ट बैकएंड को सूट नहीं करती, उसका फॉर्मेट हो गया या उसके जो पैरामीटर्स हैं वो, तो ये जो ट्रांसलेटर है, ये जो मैपिंग टेम्पलेट्स हैं आपकी इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट में, ये उस रिक्वेस्ट को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं सो दैट वो बैकएंड को एक्सेप्टेबल हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ही वो इस रिक्वेस्ट को बैकएंड पर भेजता है। मैपिंग टेम्पलेट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिटेल में इसके एग्जांपल्स और डेमो करके देखेंगे आने वाले वीडियोस में। फिलहाल मैं इतना बता दूं कि इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट और इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स दोनों ही बॉक्सेस में, यानी कि इन दोनों ही स्टेप्स में मैपिंग टेम्पलेट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये दोनों तरफ से काम करता है, रिक्वेस्ट आने पर भी और रिस्पॉन्स जाने के टाइम पे भी। इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स के स्टेप पर ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लाइंट से जो भी रिक्वेस्ट आई है उसको रीशेप करके बैकएंड को भेजता है, और इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स वाले स्टेप पर जो भी बैकएंड से जो भी रिस्पॉन्स आया उसको रीशेप करके ये वापस क्लाइंट को भेजता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सपोज आपका बैकएंड एक लैम्डा फंक्शन है और वो इस फॉर्मेट में, यानी एक प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में आपके जो रिक्वेस्ट है उसके पैरामीटर्स हैं उनको एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर रिक्वेस्ट में इस तरीके से पैरामीटर्स भेजे जा रहे हैं, तो अगर ये रिक्वेस्ट डायरेक्ट हमने लैम्डा फंक्शन को भेज दिया तो कुछ एरर आ सकता है, उन पैरामीटर्स को रीड करने में इशू हो सकता है, क्योंकि लैम्डा में तो हमने जेसन पार्सर लगाया होगा, वो इस फॉर्मेट को रीड नहीं कर सकता। इस चीज के, इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व करने के लिए है हमारे पास मैपिंग टेम्पलेट्स। तो ये एक तरह का ट्रांसलेटर, ट्रांसफॉर्मर, रीशेपर, आप कुछ भी कह लो। तो यहाँ से जब आपका इस तरीके से पैरामीटर्स आएंगे तो यहाँ पर हम लॉजिक लिखेंगे, यानी मैपिंग करेंगे कि वो पैरामीटर्स किसी उस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म हो जाएं जो बैकएंड एक्सेप्ट करता है, और फिर ये आगे भेज दिए जाएंगे। उसके बाद जो भी बैकएंड है आपका, कोई EC2 पे सर्वर रन कर रहा है, कोई लैम्डा फंक्शन है, वो इस रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा है, जो पैरामीटर्स हैं, उनको वो अच्छे से रीड कर पाएगा, प्रोसेस कर पाएगा, और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स वो जनरेट कर पाएगा। रिस्पॉन्स का अगर मैं कोई एग्जांपल दूं, तो सपोज लैम्डा फंक्शन ने कुछ जो रिस्पॉन्स जनरेट करा है उसमें कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स जनरेट कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल कोई टाइम स्टैम्प्स हो गए, या फिर कोई आइडेंटिफिकेशन की कोई IDs वगैरह की कोई फील्ड है वो उसने ऐड कर दी है। अब जो हमारा क्लाइंट है उसको ये सब फील्ड्स नहीं चाहिए, तो हम मैपिंग टेम्पलेट्स की हेल्प से उन फील्ड्स को हटा सकते हैं या उनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम ये रिस्पॉन्स क्लाइंट को भेज देंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप कई जगह पढ़ेंगे, AWS की जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई कोर्स कर रहे होंगे या किसी सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे होंगे, तो वहाँ पर एक लैम्डा प्रॉक्सी इंटीग्रेशन जो टर्म है, ये आप जगह जगह आपको दिखेगा। लैम्डा प्रॉक्सी इंटीग्रेशन का मतलब है कि क्लाइंट की साइड से जो भी रिक्वेस्ट आई है वो एज इट इज लैम्डा के पास चली जाएगी।
यानी वो लैम्डा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपकी उस जो रिक्वेस्ट है उसके सारे पैरामीटर उसमें से एक्सट्रैक्ट करना। लेकिन जब हम कस्टम इंटीग्रेशन करते हैं तब हमें मैपिंग टेम्पलेट्स को यूज करते हैं अपने इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट या इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स के स्टेप पर इन पैरामीटर्स को मैपिंग करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए, उनको हटाने के लिए या कुछ पैरामीटर ऐड करने के लिए। ओके, अब इसकी टैब को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हमने देखा इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट, सेकेंड टैब, इसको हम आगे देखते हैं। ये हम चेक कर चुके हैं कि इंटीग्रेशन टाइप बताता है बैकएंड कौन सा है, बैकएंड का एड्रेस आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर HTTP प्रॉक्सी इंटीग्रेशन, क्वेरी स्ट्रिंग्स, उसके बाद यहाँ पे URL पाथ पैरामीटर्स, क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स, ये सब चीज़ें हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन टाइप, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन टाइप मैंने बताया था ना कि बैकएंड कौन से टाइप का है, तो वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लैम्डा फंक्शन है, कोई HTTP एंड पॉइंट है, कोई मॉक बैकएंड है, हार्ड कोडेड रिस्पॉन्स, कोई AWS सर्विस है, कोई VPC का कोई लिंक है। उसके बाद इसमें और भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। और लास्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर मैपिंग टेम्पलेट्स, इसको हम ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप कोई मैपिंग टेम्पलेट अपनी ऐड कर सकते हो। जैसे हमने अभी एग्जांपल स्लाइड में देखा था कि लैम्डा फंक्शन को किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट जैसे कि JSON फॉर्मेट में अगर रिस्पॉन्स चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि किस कंटेंट टाइप क्या है, उसकी बॉडी में कुछ हमें रीड करना है पैरामीटर, वो मैं करके दिखाऊंगा आने वाले एग्जांपल्स में, डोंट वरी। तो अभी हम इसको कैंसिल करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स, यानी कि थर्ड टैब। ये वो मोमेंट है जब किचन से खाना निकलकर वेटर के पास आता है। वेटर चेक करता है सब ठीक से बना है, डिश सही है, उसके बाद वो उसमें गार्निशिंग, कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह करता है और फिर वो सही टेबल पर पहुंचा देता है। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हो कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि मेथड रिस्पॉन्स स्टेटस कोड। इसका मतलब कि बैकएंड से जो भी आपका HTTP स्टेटस कोड है उसकी मैपिंग हम यहाँ पर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लैम्डा का बैकएंड है, वहाँ से स्टेटस कोड 200 आता है तो यानी कि स्टेटस ओके है। कोई एरर आता है तो हम उसको 400 या 500 HTTP स्टेटस कोड से मैप करते हैं। और मैपिंग टेम्पलेट्स का मैंने आपको बताया था, मैपिंग टेम्पलेट्स इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स में भी होते हैं, इन दोनों में ही मैपिंग टेम्पलेट्स होते हैं। तो इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स में जो मैपिंग टेम्पलेट्स हैं वो जो भी आपकी जो रिस्पॉन्स आया है उसमें से कुछ पैरामीटर्स हटाने, ऐड करने, मॉडिफाई करने, रीशेप करने, वो सब हम कर सकते हैं। इसमें जो डिफ़ॉल्ट एंट्री है वो सक्सेस वाला केस यानी कि 200 स्टेटस कोड वाला केस को हैंडल करता है। एक चीज़ नोट करने वाली है, जितने भी हमारे HTTP स्टेटस कोड्स हैं जो ये सपोर्ट करता है, उस हर HTTP स्टेटस कोड के लिए इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स में एक एंट्री ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम सिर्फ स्टेटस कोड 200 के लिए एक एंट्री है। अगर मैं इसको ऐसे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो पूरा बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स स्टेटस कोड 200 के लिए है, ठीक है। मैं अभी आपको ऐड करके दिखाऊंगा इसमें कैसे ऐड करते हैं। इसमें हम जो हमारे हेडर मैपिंग्स हैं, यानी कि कुछ हेडर्स हैं हमें जो ऐड करने हैं या उनको जो कुछ चेंज करना है, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, आपको याद होगा एक मॉक बैकएंड की भी बात करी थी जब हम इंटीग्रेशन टाइप्स की बात कर रहे थे। मॉक के केस में कोई रियल बैकएंड नहीं होता, वहाँ पर हार्ड कोडेड रिस्पॉन्स भेजा जाता है। तो जब भी हम मॉक बैकएंड को जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं, उसमें हम जो हार्ड कोडेड रिस्पॉन्स है वो भी इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स वाले स्टेप पर ही हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो फोर्थ एंड लास्ट जो हमारे पास जो बॉक्स बचा है वो है मेथड रिस्पॉन्स। ये आपके फोर्थ टैब में है। जैसे मैं फोर्थ टैब में गया, इसको आप लास्ट स्टेप समझ लो। इसमें रेस्टोरेंट के केस से अगर समझते हैं तो यहाँ पर ये लिखा है कि ये डिशेज हमारे पास अवेलेबल हैं और ये डिशेज इस तरीके से सर्व होंगी। तो जो एक्चुअल खाना बनता है, एक्चुअल जो कुकिंग है, वो तो हो गई आपकी इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स में। ओके, मेथड रिक्वेस्ट बस ये डिक्लेयर करता है कि क्या क्या पॉसिबल है। जैसे इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स में हमने स्टेटस कोड 200 को कॉन्फ़िगर किया था, ठीक है। तो अगर कोई और स्टेटस कोड भी हमें उसमें कॉन्फ़िगर करना है तो उसकी एंट्री पहले मेथड रिस्पॉन्स में होगी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको,
लेकिन इसको समझो कि जो भी हमारे स्टेटस कोड्स पॉसिबल हैं, जो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उनकी एंट्री पहले मेथड रिस्पॉन्स में होगी, उसके बाद ही वो अवेलेबल होंगे इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स में फॉर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स में गया, ठीक है, तो मुझे जैसे अब यहाँ पर एक एंट्री 200 की दिख रही है। अब मैं एक और एंट्री बनाना चाहता हूँ फॉर स्टेटस कोड से 400 एंड मे बी 500 ऑल्सो। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट रिस्पॉन्स पे। तो मैं क्रिएट रिस्पॉन्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है कि नो मेथड रिस्पॉन्स स्टेटस कोड अवेलेबल। ऐसा क्यों है, इसको हम बैक करके देखते हैं। अब मैं मेथड रिस्पॉन्स पे जाता हूँ, तो मेथड रिस्पॉन्स में सिर्फ जो रिस्पॉन्स कोड 200 है वही अवेलेबल है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। और जब मैं इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स में गया था तो यहाँ पर 200 ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हो चुका है। मैं इसको एडिट कर सकता हूँ जरूर, यहाँ पर मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। जैसे 200 वाली जो फील्ड है वो एडिटेबल नहीं है, यानी 200 की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैं एडिट कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोई नया HTTP स्टेटस कोड का कॉन्फ़िगरेशन ऐड नहीं कर सकता। अब इसको कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल 400 एंड 500 स्टेटस कोड्स को मुझे कॉन्फ़िगर करना है, तो पहले मैं मेथड रिस्पॉन्स में आऊँगा, ठीक है। तो पहले मैं गया मेथड रिस्पॉन्स में, यहाँ पर मैं क्लिक करा क्रिएट रिस्पॉन्स पे, यहाँ पर मैंने इसे 400 ऐड कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। तो आप देख सकते हो मेथड रिस्पॉन्स में अब एक और एंट्री हो गई है, यानी कि 200 के लिए ये सारी कॉन्फ़िगरेशन थी, ठीक है। वैसे ही स्क्रॉल करो, 400 के लिए ये आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। ये एक एक बॉक्स जो है वो ऐड हो जाएगा। मैं एक और ऐड कर देता हूँ इसमें, क्रिएट रिस्पॉन्स पे गया मैं, एरर 500 के लिए भी मैंने पॉसिबिलिटी ऐड कर दी है। अब अगर मैं मेथड रिस्पॉन्स में देखूं तो 200 का मुझे ब्लॉक दिखेगा, एक मुझे 400 का भी ब्लॉक दिखेगा, वैसे ही एक मुझे 500 का भी एक ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। अब जब मैं इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स पे आऊँगा, इसमें इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स पे गया तो स्टेटस कोड 200 का तो कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी है। अब मैं करूँगा क्लिक क्रिएट रिस्पॉन्स पे। अब देखो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ 400 एंड 500 की भी कॉन्फ़िगरेशन। सपोज मैंने 400 सिलेक्ट कर लिया, मैंने क्रिएट, अच्छा एक मिनट, हाँ, अब मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब आप देखोगे कि 200 का तो हमारे पास पहले से ही था ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन। अब 400 रिस्पॉन्स की भी कॉन्फ़िगरेशन का बॉक्स यहाँ पर आ गया है, ठीक है। वैसे ही मैं एक और बार क्रिएट रिस्पॉन्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं जो 500 है, अब मैं सिर्फ 500 ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि 200 और 400 की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर ही दिया था, बस 500 बचा था। तो 500 यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, मैंने क्रिएट पे क्लिक किया और अब मैं देख सकता हूँ यहाँ पर 200 है तो पहले से था, 400 हमने पिछले स्टेप में ऐड किया था और अब हम 500 को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। आई रिपीट, जो भी स्टेटस कोड्स हमें कॉन्फ़िगर करने हैं वो पहले मेथड रिस्पॉन्स में ऐड होंगे, 200, 201, 400, 500 जो भी है। उसके बाद हम उनकी कॉन्फ़िगरेशन, उनकी जो भी हेडर्स वगैरह हैं, ठीक है, जो भी आपको ऐड करनी है चीज़ें, वो आप इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स में उसके बाद कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इतना क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, फिर से समझा दूंगा। अब एक बार इसको छोटा सा समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जूम करता हूँ। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, वो गई मेथड रिक्वेस्ट के पास, वो चेक करता है कि ऑथराइज्ड है या नहीं है, इसके अंदर रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है या नहीं है, जो भी वैलिडेशन है उस हिसाब से ये वैलिडेशन कर देता है। उसके बाद ये अपना जो भी रिक्वेस्ट है उसको आगे नेक्स्ट स्टेप पर भेजता है, यानी कि इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट पे। इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट में सबसे बड़ा रोल होता है मैपिंग टेम्पलेट्स का। ये चेक करता है कि रिक्वेस्ट उस फॉर्मेट में है जैसा बैकएंड को चाहिए, उस फॉर्मेट में नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस करके वो आगे भेज देता है। उसके बाद बैकएंड पर ये चीज़ें जो भी प्रोसेसिंग आपको करनी है, लॉजिक जो भी लगाना है वो लगा के फिर स्टेटस कोड के साथ बैकएंड जो है एक रिस्पॉन्स भेजता है, जो भी जाता है इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट के पास। यहाँ पर भी मैपिंग टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं, जो भी आपको पीछे से रिक्वेस्ट आई है उसको अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो यहाँ पर उसको ट्रांसफॉर्म करा जाता है। उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आया है उसको कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटस कोड से मैप करता है। और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है हमारा
मेथड रिस्पॉन्स ये फाइनल रिस्पॉन्स को असेंबल करता है। जैसे स्टेटस कोड 200 है, सारे हेडर सेट हैं, बॉडी सब सेट है, और फिर ये अपना जो रिस्पॉन्स है वो आगे क्लाइंट को भेज देता है। तो क्लाइंट को फाइनली एक क्लीन रिस्पॉन्स मिलता है उसी फॉर्मेट में जिसमें क्लाइंट को एक्सेप्टेबल है। और एक चीज़ जो मैंने आपको प्रॉक्सी इंटीग्रेशन के बारे में बताई थी, उसको याद रखना, उस केस में किसी भी तरह का मैपिंग टेम्पलेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैपिंग टेम्पलेट होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए। प्रॉक्सी इंटीग्रेशन में हम कोई भी चेंज नहीं करते। क्लाइंट की तरफ से जो भी रिक्वेस्ट आती है वो एक अच्छे से जेसन फॉर्मेट में सारे डेटा के साथ डायरेक्ट बैकएंड पर चली जाती है। उसी जो रिक्वेस्ट बैकएंड पे जाती है उसके अंदर ही सब कुछ होता है। आपके चाहे क्वेरी पैरामीटर्स हो गए, पाथ पैरामीटर्स हो गए, हेडर्स हो गए, बॉडी हो गई, वो सारी चीज़ें एज इट इज़ लैम्डा पे चली जाती हैं। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लैम्डा की होती है कि ये सारी चीज़ें उसमें से एक्सट्रैक्ट करके खुद ही रीड करे। इसी तरीके से रिस्पॉन्स देते टाइम भी लैम्डा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिस्पॉन्स एक करेक्ट फॉर्मेट में हो जो कि क्लाइंट को चाहिए। कोई मैपिंग टेम्पलेट नहीं बीच में, यहाँ से सीधा जो आपका रिस्पॉन्स है वो क्लाइंट पे चला जाता है। यहाँ पर कोई मैपिंग टेम्पलेट कुछ नहीं यूज होता उस केस में। एक जो कॉमन मिस्टेक है वो भी हमने डिस्कस कर ली थी कि अगर हमें इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स में कोई स्टेटस कोड कॉन्फ़िगर करना है तो वो पहले मेथड रिस्पॉन्स में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये कॉमन मिस्टेक है जो बिगिनर्स करते हैं। वो यहाँ पर किसी स्टेटस कोड को कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आता। वो ऑप्शन इसलिए नहीं आया क्योंकि उन्होंने पहले मेथड रिस्पॉन्स में उसकी एंट्री नहीं डाली। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ओके, अब हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली और एपीआई हमने बना के देख ली थी। ये वीडियो अधूरा रह जाएगा अगर हमने इस एपीआई को टेस्ट नहीं करा। एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं गया मेथड रिक्वेस्ट पे, मैंने चेक किया क्या क्या चाहिए। ओके, इसको यूआरएल, क्वेरी पैरामीटर्स चाहिए, पेज और टाइप, लेकिन टाइप जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, पेज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यानी पेज क्वेरी पैरामीटर जो है मुझे रिस्पॉन्स में मुझे अपनी रिक्वेस्ट में देना पड़ेगा, तभी रिक्वेस्ट आगे जाएगी, ठीक है। टेस्टिंग करने के लिए हमारा लास्ट टैब है टेस्ट टैब, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट में आपको हेडर्स कॉन्फ़िगर करने हैं या फिर आपको कोई क्वेरी स्ट्रिंग्स कॉन्फ़िगर करने हैं वो सब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हम सीधा यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं दिया हमने अभी, याद रहे, जो रिक्वायर्ड पैरामीटर था वो भी नहीं दिया। टेस्ट पे क्लिक करते हैं, क्या होता है देखते हैं। मैंने टेस्ट पे क्लिक किया और हमें स्टेटस कोड 200 मिला, यानी कि सक्सेसफुली हमारा रिस्पॉन्स आ गया है। हमने गेट रिक्वेस्ट भेजी थी पेट्स पर। जैसे हम ऊपर अगर स्क्रॉल करा तो हम देख सकते हैं ये पेट्स एंड पॉइंट की गेट जो मेथड है वो वाली रिक्वेस्ट को हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जब टेस्ट बटन दबाया तो मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिला। ये मुझे रिस्पॉन्स सक्सेसफुली मिल गया है। ये कौन सा रिस्पॉन्स है? ये जो बैकएंड के HTTP का जो लिंक था ना, ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट में देखो, हाँ, इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट में हम देखते हैं यहाँ पर एक एंड पॉइंट यूआरएल है। तो मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ। इस यूआरएल को एक बार नई टैब में खोल के देखते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें ये रिस्पॉन्स मिल रहा है ब्राउजर में। तो यही रिस्पॉन्स हमें मिला था जब हमने टेस्टिंग करी थी, ठीक है। तो अगर हम नीचे देखते हैं टेस्ट टैब पर, मैंने जैसे टेस्ट बटन दबाया था तो हमें सेम यही रिस्पॉन्स यहाँ पर हमें मिल रहा था, ठीक है। उसके साथ कुछ रिस्पॉन्स हेडर्स भी हैं हमारे पास, जैसे एक्सेस कंट्रोल, अलाउ ओरिजिन, ये आपके कोर्स वगैरह के लिए हैं। ये मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या ये हेडर्स क्या होते हैं। और कुछ और भी आपके लॉग्स यहाँ पर जनरेट हुए हैं। एक आप देख सकते हो कि एंड पॉइंट रिस्पॉन्स बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्स बॉडी आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन वही है मैपिंग टेम्पलेट वाला। क्योंकि हमने कोई मैपिंग टेम्पलेट इसमें दी ही नहीं थी तो फिर ये दोनों जो हमारे बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन की दोनों ही जो एंट्रीज हैं वो दोनों ही सेम है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि हम जब टेस्ट कर रहे हैं इसको तो हमें रिस्पॉन्स सक्सेसफुली मिल रहा है विदाउट सप्लाइंग एनी क्वेरी स्ट्रिंग। हमने यहाँ पे कोई भी क्वेरी स्ट्रिंग तो कॉन्फ़िगर करी नहीं है, तो फिर ये कैसे हुआ? जबकि अगर मैं मेथड रिक्वेस्ट में अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ तो हमने कॉन्फ़िगर करा हुआ है कि पेज का जो क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर है वो मैंडेटरी है। ऐसा क्यों है बताओ? मैंने वैलिडेशन के बारे में बताया था ना, यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट वैलिडेटर सेट ही नहीं है। ये कहाँ पे सेट होता है? मेथड रिक्वेस्ट में।
अब मैं इसको एडिट करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको एडिट पे गया, मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट वैलिडेटर पे गया, तो मैं यहाँ पर वैलिडेट करूँगा क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स, बॉडी, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर बॉडी, क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स और हेडर्स तीनों की वैलिडेशन को मैंने ओके कर दिया कि ये सारी चीज़ें वैलिडेट होंगी। ठीक है, अब मैं नीचे जाता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको फिर से टेस्ट करता हूँ। अब देखो आ गया ना, स्टेटस कोड 400, मिसिंग रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट पैरामीटर्स, पेज एरर आ गया। अब ये एरर इसलिए आया है क्योंकि मैंने यहाँ पर मैंडेटरी जो पैरामीटर था, मैंडेटरी क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर था, वो स्पेसिफाई नहीं किया, और अब हम वैलिडेट भी कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पैरामीटर दे के देखता हूँ, पेज इक्वल टू ABCD, कुछ भी अभी वैल्यू दी है हमने, वैल्यू हम वेरीफाई नहीं कर रहे, बस हम इतना ही वैलिडेट कर रहे हैं कि पेज नाम का क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर अवेलेबल है या नहीं है। अब मैंने ये डाल दिया है। अब मैं फिर से टेस्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, आगे स्टेटस 200 सक्सेसफुल, हमें रिस्पॉन्स यहाँ पर आ गया है। तो हमने देखा कि जब रिक्वेस्ट वैलिडेट हम नहीं कर रहे थे, तब डिस्पाइट अ क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर बीइंग मैंडेटरी, वो रिक्वेस्ट पास हो रही थी। लेकिन जब हमने वैलिडेट किया, अब हम चेक भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे होता है ना एग्जाम में बोलते हैं चीटिंग नहीं करनी, लेकिन कोई चेक ही नहीं कर रहा, तो आपको पता ही है। तो अगर चेकिंग भी होने लगे, तब जो बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, जो पर्ची लेकर आए हैं, तब वो पकड़े जाते हैं और फिर उनको हम ब्लॉक कर देते हैं एग्जाम देने से। जैसे रिक्वेस्ट को हम ब्लॉक कर देते हैं बैक एंड पे जाने से, सेम चीज़ है। तो आई होप आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जो मैंने 4 बॉक्सेस के बारे में, जो 4 स्टेप्स हैं, उनके बारे में जो आपको समझाया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है API गेटवे के लिए। आप कोई भी API गेटवे बनाओगे, REST API, उसमें ये सारे चारों बॉक्सेस यूज होंगे, चारों स्टेप्स आपको कॉन्फ़िगर करने होंगे, मैपिंग टेम्पलेट्स आपको लिखनी होंगी। आने वाले वीडियोस में हम कोर्स जो मैंने बताया था कि मैं इसको आगे कवर करूँगा, वो कवर करेंगे, मैपिंग टेम्पलेट्स भी कवर करेंगे। तो आगे आने वाली वीडियोस को भी मिस मत करना। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, उसके लिए आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।